बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। सिलेंडर फटने से 4 मकान हुए धराशायी। मुरैना जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भरौसी के धर्मशाला इस्लामपुरा रोड की घटना। आज दोपहर ब्रजकिशोर राठौर के मकान में फटा सिलेंडर, परिवार के कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। पुलिस प्रशासन पहुंचा मौके पर, मलबे को हटाने का काम हुआ शुरू। मकान में भरा है टेंट का सामान। इस धमाके से इलाके में 1 किलोमीटर दूर तक हुआ भूकंप जैसा कंपन। दादा ये अभी धमाका हुआ थोड़ी देर पहले, क्या धमाका, क्या पता चला, क्या विस्फोट हुआ? ऐसा विस्फोट हुआ है, सिलेंडर फटा हुआ है, काम होना दिला मत देता है मुझे मालूम नहीं, गाना कैसे नहीं करते हैं, मालूम में गाना। कितने मकान गिर गए? 4 मकान गिर गए हैं, 1 2 3 4 मकान गिर गए। 4 मकान। कुछ लोग अंदर भी हैं उसमें दबे हुए हैं। अंदर जमा में दबे हैं, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, मालूम नहीं, मालूम थोड़ी है, दबा रहा है तो। जो आग लगी है काय से लगी है, कैसे क्या हुआ है? सर मैं तो सामान लेने चला गया था, सामान 10 मिनट खाना बना रहे थे, दोनों लड़की और मम्मी दोनों खाना बनाने के लिए दे गया था। दोनों मम्मी और लड़कियां मिल गई? खाना बनाने के लिए दे गया था, खाना बना लो, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। अभी मम्मी और लड़की कहाँ है? लड़की मैं खुद आ रहा हूँ अभी 10 मिनट में, मुझे पता ही नहीं है कहाँ है मम्मी और लड़की मेरी। देखिए आप भी मौके पर हैं, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सब मौके पर है और पूरी तरह से छानबीन हो रही है, टीम भी है। प्रथम दृष्टया मुझे तो यही लगता है कि ये सिलेंडर विस्फोट का धमाका है। लेकिन सर जिस तरीके से आसपास टुकड़े पड़े हुए हैं, पटाखों के टुकड़े पड़े हुए हैं, देखिए मेरा ये मानना है कि पटाखे पब्लिक का समय हर घर में 2-4 बस पड़े ही होंगे। ऐसी कोई बदबू बारूद की यहाँ से वहाँ तक अंदर आ रही है, नंबर 1। यदि बारूद होता और बारूद में आग लगा होता तो गद्दे रखे हैं, गद्दे में सिलेंडर के परिचय मुझे दिखे हैं और ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ खाना बना रही थी, खाना बनाते समय विस्फोट हुआ है। इसलिए प्रथम दृष्टया मैं इतना कह सकता हूँ कि सिलेंडर विस्फोट के कारण है। 3-4 तो दिखी रहे हैं प्रथम दृष्टया। कितने लोगों की दबे होने की खबर मिल रही है सर? जैसा लोग बता रहे हैं कि एक उनकी वाइफ और एक बच्ची वहाँ बैठी थी, विस्फोट हुआ तो वही दबी होंगी। 2 लोगों के दबे होने की आशंका भी है। SDRF की टीम काम कर रही है, निकालेंगे। होशियारपुर में बीएसएफ सब सेंट्री सेंटर खड़का कैंप में नव आरक्षित महिला जवानों की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। परेड का निरीक्षण आईजी संधू कुमार की ओर से किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कमांडेंट रत्नेश कुमार उपस्थित थे। इस अवसर पर नव आरक्षित महिला जवानों की ओर से विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विशेष तौर पर कमांडेंट रत्नेश कुमार जी से दलजीत अजनोहा की ओर से की गई विशेष बातचीत। दोस्तों आज बीएसएफ खड़का STSF में नवरक्षकों की पासिंग आउट परेड हुई है। इसके बारे में हम बात करेंगे कमांडेंट रत्नेश कुमार जी से। ये पासिंग आउट परेड हुई है, इसमें कितने नवरक्षक थे महिलाओं के और कितनी इनकी एजुकेशन थी और कौन कौन से बारे में आजू के बारे में ये लोग शामिल थे। तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर बात करें पासिंग आउट परेड की, USTC खड़का कैंप आपके यहाँ हुई है, तो आईजी यहाँ की जो प्रभारी हैं संधू कुमार जी, वो अपनी किसी मसरूफी के कारण हमारे साथ बात नहीं कर पाए। उनकी जगह उन्होंने सर को किया है, तो हम इनसे बात करते हैं। सर ये जो पासिंग आउट इसके बारे में प्लीज़। आज हमारे 2 बैच जी टोटल 422 महिला रिक्रूट पास आउट हुए हैं यहाँ से। और मैं आपको बताऊँ, ये बड़े गर्व की बात है कि ये भारत के, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वेस्ट बंगाल के रिक्रूट थे और उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के भी काफ़ी संख्या में हमारे पास महिला नवरक्षक आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। और नॉर्थ ईस्ट से भी हमारे पास करीब 26 रिक्रूट महिला रिक्रूट अभी पास आउट हुए इस बार के। और आज पास आउट होने के बाद ये हमारे देश की सीमाओं पे तैनात हो गए। सर 422 जो नवरक्षक पास आउट हुए हैं यहाँ पे, जैसे हमने बताया है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी थे और साथ में वेस्ट बंगाल के भी थे, अन्य प्रांतों के भी थे। तो ये आयु वर्ग इनकी कितनी थी और एजुकेशन क्या था? जी, आयु वर्ग मेनली 18 से 25 के सबसे ज़्यादा थे। हमारे 300 के आसपास जो महिला रिक्रूट थे वो 18 से 25 आयु वर्ग के थे और बाकी 100 से थोड़ा सा ऊपर 25 वर्ष से ऊपर के महिला नवरक्षक थे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में करीब 350 के आसपास हमारे थे।
तो सर पासिंग आउट के ग्रेड के बारे में जी तो मुख्य सवाल उठते हैं हमारे किसी टीचर्स की, ये तो बात की पासिंग आउट और ये सब्सिट्यूट ट्रेनिंग सेंटर है इसके बारे में, और अब तक कितने जब से ये बना है और बना कब था और अब तक कितने महिला और ये फीमेल और मेल कोर्स के पास आउट हो चुके हैं? 1968 का ये ट्रेनिंग सेंटर है। पहले ये जालंधर में फंक्शनल था, बाद में 72 में यहाँ शिफ्ट हुआ ये, और इसमें टोटल अभी तक 36,000 से ज़्यादा रिक्रूट पास आउट हो चुके हैं। इसमें 5,000 से ज़्यादा महिला नवारक्षक हैं, 5,600 प्लस महिला नवारक्षक अभी तक पास आउट हो चुके हैं, आज वालों को माइनस करके। और मैं ट्रेनिंग का भी बता दूं कि हमारी सीमा के प्रबंधन के लिए जिस भी तरह की युद्ध कौशल में इनको दक्षता मिलनी चाहिए, हमने सारे प्रशिक्षण दिए, शारीरिक प्रशिक्षण, वेपन हैंडलिंग, इसके अलावा इनको सीमा प्रबंधन से संबंधित सभी जानकारियाँ, कानून के बारे में जानकारियाँ और ह्यूमन राइट्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया गया है। और ये एक सफल सीमा प्रहरी के तौर पे यहाँ से गए हैं और देश की सीमा की सुरक्षा में। सर जब यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं उनको कहीं पर जब जहाँ से कहीं भी जाएंगे तब से उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा? जी हाँ, नौकरी में तो जब ये आते हैं ट्रेनिंग में तभी से इनको माना जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से सीमा प्रहरी तब ये बनते हैं जब हमारी ट्रेनिंग को क्लियर कर लेते हैं। ट्रेनिंग के टेस्ट और पास आउट होने के बाद में फिर ये अब बॉर्डर पे डिप्लॉय होने के लिए और देश सेवा में अपने आप को समर्पित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर एक और बात जनहित लोगों की, आवाम की, सर ऐसे हमारे यहाँ पंजाब में दूसरे स्टेट्स में बेरोजगारी बहुत है, बहुत से लोग BSF में आना चाहते हैं, देश सेवा के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास प्रावधान जैसे जो प्रवेशन होते हैं या फिर कांस्टेबल के लिए कोई खास? देखिए, मैं तो पहले, चलिए आपने बहुत अच्छी बात कही, सीमा सुरक्षा बल में अगर कोई अवसर ढूंढ रहा है तो बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे चैलेंजेज भी फेस करने का मौका मिलता है, अन्य फील्ड में भी जाने का यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। हमारे जो प्रिलिमिनरी स्टेज है कांस्टेबलरी, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है हमारा नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर करना होता है। तो बहुत ऊंचा स्तर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक तौर पे बहुत हद तक सक्षम होना पड़ता है इसमें सीमा सुरक्षा बल में आने के लिए। और एक बार यहाँ आने के बाद में फिर हम उसको निखारते हैं, अच्छा सीमा प्रहरी बनाते हैं। सीमा प्रहरी होने के साथ साथ उसके अंदर और जो भी काबिलियत है हम उसको भी उभारते हैं। अगर उसमें शूटिंग स्किल बेहतर है तो हम उसको शूटिंग के फील्ड में ले जाते हैं। स्पोर्ट्स की योग्यता उसके अंदर में ज़्यादा है तो हम उस किसी खेल के प्रति उसकी रुचि देखते हुए उस खेल में भी उसको हम अलग से प्रशिक्षण देते हैं इस बुनियादी प्रशिक्षण के बाद। तो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल में बहुत सारे अवसर हैं और बढ़ चढ़ के ज्वाइन करें और देश की सेवा में बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सर इन बातों के अतिरिक्त कोई और बात जो मैं पूछना भूल गया यहाँ SPC बारे में और आप बताना चाहते हैं हमारे लोगों को, नौजवानों के लिए, भर्ती के लिए या किसी और? सारी चीज़ें वैसे कवर हो ही गई हैं, बट मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फोर्स आपको भारत के हर प्रांत में आपको घूमने का भी मौका देती है, हर प्रांत के कल्चर को समझने का, वहाँ के लोगों को, वहाँ की भाषा को, उनके रहन सहन को समझने का, देखने का मौका देती है। तो नौकरी के साथ साथ आपको बढ़िया एक्सपोजर मिलता है और वो फिर बाद में आपको आगे के लाइफ में जीवन में बहुत अच्छा अवसर आपको देता है। सर एक और बात मेरे जहन में आई थी, जैसे हमारे बच्चे हैं दूसरे प्रांत से आते हैं जहाँ हमारी लैंग्वेज बोलने का जो बड़ी दिक्कत होती है, जो नवे बच्चे होते हैं, नवे बच्चे हैं
उनकी भाषा कोई असम से है, कहीं और से भी हैं, तो ये जो आपके ट्रेनर हैं यहाँ पे, तो उनको दिक्कत होती है या पहले से ही? नहीं, दिक्कत तो होती है अभी भी। जैसे हमारे पास आए थे बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से और खास करके गुजरात से कुछ जो महिला आरक्षक थी, नवारक्षक, उनको भाषा उनके लिए बाध्यता थी, लेकिन हम उनको जब भी आते हैं 1 महीने हम उनको, जब ग्रूमिंग पीरियड होता है उस समय जो प्रचलित भाषा है हिंदुस्तान में हिंदी और इंग्लिश, उसमें हम उनको इतनी दक्षता देते हैं कि वो कम से कम अपने आप को कम्युनिकेट कर सकें और अगर उनको कोई चीज़ बताया जा रहा है वो समझ सके, इतनी जानकारी उनको हम 1 महीने में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे मल्लन रत्नेश माथी, जिन्होंने यहाँ पासिंग आउट ग्रेड के बारे में बताया बहुत विस्तृत। साथ ही उन्होंने बताया ये संस्कृति सेंटर कब यहाँ पर स्थापित हुआ है, इसमें अब तक कब कितने लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि BSF ज्वाइन करें, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ सोर्स सभी इनको जब किसी भी तरह का भविष्य भी जरूरत है। कपासन में आबकारी विभाग के संयुक्त दस्ते ने थाना क्षेत्र के गांव सिहाड़ा में एक मकान पर दबिश देकर 551 लीटर अवैध देशी शराब जब्त की है। ये शराब 43 कार्टून पौवों और जरीकन में भरी हुई थी। 1600 खाली पौवे आदि भी बरामद कर आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय आबकारी थाना के वृत्त निरीक्षक नंद किशोर ने बताया कि आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते और अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह संघावत के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के गांव सिहाना कार्रवाई की गई है, जिसमें चित्तौड़गढ़, कपासन और डूंगला थाने का संयुक्त आबकारी निरोधक दल ने मुखबरी की सूचना पर कार्रवाई की, जिसमें सीआई नंद किशोर, प्राधिकारी जगदीश राम विश्रोई और छितर लाल माए जाप्ता ने रश्मि क्षेत्र के गांव सिहाना पहुंच और वहां प्रकाश पुत्र हीरालाल सरगना के मकान पर दबिश दी, जहां पर मकान में नकली शराब पौवों में भरी जा रही थी। वहां से 43 कार्टूनों में देशी शराब के 2064 पौवे भरे बिना होलोग्राम के 4 जरीकेनों में भरी 180 लीटर स्प्रिट निर्मित नकली शराब, 7 प्लास्टिक के कट्टों में 1600 खाली प्लास्टिक के पौवे, 2250 RS GSM के लाल रंग के ढक्कन, 30 खाली कागज के कार्टून व 340 RS JSM के लेबल बरामद किए गए हैं और आरोपी पिता पुत्र और प्रकाश चंद्र सरगरा और महावीर सरगरा को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्त ने पूछताछ जारी है। आबकारी विभाग में मैं आबकारी जाब्ता के साथ में मुखबिर की सूचना पर गांव सियाड़ा में आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान हमको भारी मात्रा में जिसमें 43 कार्टूनों में 2064 देसी मदिरा अवैध प्राप्त हुई और 3 कार्टूनों के अंदर 3 जो ड्रम थे जरीकन, उनके अंदर 50-50 लीटर अवैध शराब और एक जो 60 लीटर का ड्रम था उसके अंदर लगभग 30 लीटर अवैध शराब जब्त हुई। इसके साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आगे का अनुसंधान जारी है और इसकी कार्रवाई की जा रही है। नारायणपुर जिले में दुखद घटना घटी। ITBP, BSF और DRG की संयुक्त टीम सर्चिंग ऑपरेशन के लिए दुरखेड़ा की ओर जा रही थी। ऑपरेशन से वापसी के दौरान लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच ग्राम कोडलियर के निकट जंगल में IED विस्फोट हुआ। इस ब्लास्ट में ITBP के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों की पहचान अमर पवार और RK राजेश के रूप में हुई है। अमर पवार महाराष्ट्र के निवासी थे जबकि राजेश आंध्र प्रदेश के निवासी थे। दोनों जवान ITBP के 53वें बटालियन के सदस्य थे। इस घटना में नारायणपुर बस्तर फाइटर और DRG के 2 जवान अरविंद सरफे और अनिल कुजाम भी घायल हो गए हैं, लेकिन उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं शहीद जवानों के बलिदान को सलाम करते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा है कि हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और हमारे जवान इस हमले का जवाब जल्द देंगे। ऑपरेशन के दौरान जो घटना हुई थी, कितने जवानों की शहादत हुई, कितने जवान घायल हुए, थोड़ा विस्तार से बताएं। 17 तारीख को नक्सलियों की बड़ी सूचना पे अबूझमाड़ में अंदर एक ऑपरेशन निकली थी, जिसमें कंपनी 1 और मार डिवीज़न के बड़े नक्सलियों की सूचना थी कि वहाँ पर उपस्थित है। वापसी के दौरान एक टीम के ऊपर नक्सलियों ने और मिलिशिया की टीम्स ने एक बड़ी IED का विस्फोट किया है। कोकामेटा थाना क्षेत्र में कोडलियर गांव है, तो कोडलियर गांव के 2-3 पारा के बीच में जंगल में एक बड़ी IED का विस्फोट किया है, जिसमें 2 जवानों की शहादत हुई है। हमारे 2 जवान ITBP 53rd बटालियन जो कि मोंदी में डिप्लॉयड है, वहाँ के 2 जवान, उनका नाम है शहीद श्री K राजेश और शहीद श्री अमर पवार। तो 2 शहादत हमें देनी पड़ी। इसके अलावा 2 जवान घायल हैं, 2 जिला पुलिस बल के 2 जवान घायल हैं, जिनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। उनकी स्थिति सामान्य है, छोटी चोटें हैं।
आगे क्या रणनीति होगी सर? आगे जो पीछे रणनीति थी वो रणनीति जारी रहेगी, जो पिछले 4-5 महीने से हम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। नक्सलियों ने कायराना काम किया है, छुप कर और जवानों को वापस आते समय छुप कर बिना सामने से न लड़कर पीछे से वार किया है और आईडी का विस्फोट किया है। तो 2-3 चीज़ें होगी। हम मिलिशिया को टारगेट करके ढूंढेंगे उन्हें और मिलिशिया को वीक करेंगे, और इसके साथ साथ जो बड़े ऑपरेशन हम करते आए हैं पिछले 4-5 महीने में वो जारी रहेगी। जवानों का हौसला बुलंद है। क्या समय पर इलाज होने से क्या जवान बच जाते हैं? थोड़ा बड़ा आईडी था, आईडी घातक था, तो आईडी फूटने के 3 घंटे के अंदर हमने उन्हें इवैक्यूएट कर लिया था, लेकिन आईडी थोड़ा घातक था। तो मौसम की खराबी के कारण चॉपर उतर भी नहीं पाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। गलत न्यूज़ है। चॉपर को जैसे ही जवान इवैक्यूएट होकर आया, इनफैक्ट चॉपर पहले कस्तूरबा पहुंचा और एम्बुलेंस बाद में पहुंची है, तो ये सूचना गलत है कि चॉपर लैंड नहीं कर पाया, चॉपर रेडी था। सर, अब तक नक्सल इनकाउंटर में कितने नक्सली को मार गिराया गया नारायणपुर जिले में? नारायणपुर जिले में अब तक टोटल 56 नक्सली, इसके अलावा जो यहाँ पे तुलतुली में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 2 अलग-अलग जगह मुठभेड़ हुए थे, उस टोटल मिलाकर 86 नक्सली अबूझमाड़ में गिराए जा चुके हैं। जिला नारायणपुर के ओरछा और कोकेमेटा सरहदी सीमावर्ती इलाका में जंगल क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर नारायणपुर डीआरजी, बस्तर फाइटर, जिला पुलिस बल एवं आईटीबीपी का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 19 तारीख को दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास माओवादियों द्वारा कोडिलिया जंगल में लाए गए आईडी के चपेट में आने से 2 आईटीबीपी जवान एवं 2 नारायणपुर जिला पुलिस बल के जवान, कुल 4 जवान घायल हो गए थे। घायलों के इवैक्यूएशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ 2 आईटीबीपी के जवान, जिनके नाम अमर पनवर एवं आईटीबीपी का दूसरा जवान राजेश, दोनों का शहादत होगी। अमर पनवर मूलतः जिला सतारा महाराष्ट्र का, दूसरा शहीद जवान राजेश मूलतः जिला कड़प्पा आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। दोनों शहीद जवान का पोस्टमार्टम एवं अंतिम सलामी के पश्चात उनका गृह जिला के लिए उनके पार्थिव शरीर रवाना की जाएगी। अन्य 2 घायल जवान का स्थिति अभी सामान्य है और खतरा से बाहर है। उन दोनों के इलाज अभी हॉस्पिटल में जारी है और उनका स्थिति बेहतर होते जा रहा है। खबर भातसोड़ा से है। मंगलवार कस्बे में श्रवण संघीय मेवाड़ उप प्रवर्तक कोमल मुनि करुणाकर महाराज हर्षित मुनि महाराज के सानिध्य में एक शाम गुरुदेव के नाम विशाल भक्ति संध्या का आयोजन शनिवार रात्रि में किया गया। एक शाम गुरुदेव के नाम भक्ति संध्या में नकोड़ा म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा गुरु भक्ति की प्रस्तुतियां दी गई। राहुल पिछोलिया अकोला एवं वैभव सोनीनाथ द्वारा लकी सेठिया कपासन ने भजनों की प्रस्तुति दी। गुरु अम्बेश, गुरु सौभाग्य, गुरु कोमल, नाकोड़ा भैरव सांवलिया जी गुरु के भक्ति गीतों के समा बांधी देर रात तक चली गुरु भक्ति का आनंद लेते हुए भक्तों को खूब झुमाया। भक्ति संध्या के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं एवं बाहर से आए हुए गुरु भक्तों का वर्धमान स्थान कवासी जैन श्रावक संघ जैन युवा संघ गुरु अम्बेश सौभाग्य युवा मंडल वार्ड के द्वारा उपरना पहनाकर प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भातसोड़ा, चित्तौड़गढ़, मंगलवाड़, डुंगला, मोरवन, संगेसरा सहित कई जगहों से गुरु भक्त उपस्थित थे। अंदर मीटिंग नहीं करनी है अभी, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल बाहर आए पूरा का पूरा युवा मंडल आज इस दरबार में। ये भक्ति का, श्रद्धा का और आत्म कल्याण का विषय है। ये सनातन जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के अब तक ये परंपरा अनवरत रूप से चलती चली आ रही है कि लोग ऐसे महान सत्पुरुषों को ध्यान करके, उनकी भक्ति करके अपने जीवन को सत्कर्म की ओर, सद्वृत्ति की ओर, सद्भावना की ओर अग्रसर करके स्वयं अपनी जिंदगी को एक सुखमय और आनंदमय मुकाम पर लेके जाए। इससे प्रेरणा जो है मिलती ही है कि जो स्वयं त्याग के मार्ग पर चल करके समाज का भला करके स्वयं अपना उद्धार कर रहा है, तो ऐसे में उनकी भक्ति करते हैं तो उनके अनुरूप हम बनते ही हैं, उसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। तो समाज को भक्ति में अग्रसर होना चाहिए और विशेषकर आज की जो युवा पीढ़ी है जो इस दिशा में बहुत कम आती है या कम भाग लेती है, तो ऐसे माहौल जो होते हैं भक्ति के, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको एक
उत्साह मिलता है, तो उससे कहीं कहीं उनके भीतर भक्ति का भाव जगता है और वो आंतरिक परिवर्तन ले आते हैं। परिवार में सामंजस्य, प्रेम, सद्भाव जैसे सद्गुणों को अपने जीवन में अपना करके इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आज इस कार्यक्रम में कहाँ से भक्त, कई गांवों से भक्त आए हैं। जैसे हमारे आराध्य गुरुदेव के भक्त तो भारतवर्ष में मिले हुए हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि उनके भक्त नहीं है। किसी भी गांव में चले जाओ आपको गुरुदेव अम्बेश, गुरु सौभाग्य, गुरु मदन के भक्त मिल ही जाएंगे। उन्होंने बहुत आले दर्जे का संयम पालन किया। प्रत्येक जीव के प्रति उनकी अनन्य करुणा, अनन्य प्रेम, अनन्य सद्भावनाएं रही है। इसका प्रभाव ही है कि हर गांव में उनके भक्त मिलते ही हैं और इसी तरह की चढ़ बढ़ करके भक्ति प्रत्येक गांव के भक्त लोग करते ही हैं। बड़ी खबर अंबिकापुर से आ रही है। मां महामाया एयरपोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे। दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट पीएम मोदी मां महामाया एयरपोर्ट का कुछ देर में करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। इस ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी बनने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग। सालों प्रतीक्षा के बाद सरगुजा वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग कुछ ही क्षणों में होगी पूरी। हवाई सेवा की शुरुआत होने से सरगुजा संभाग के तेजी से होगा विकास। श्री चिंतामणि जी महाराज जी, माननीय विधायक अंबिकापुर श्री राजेश अग्रवाल जी, जिला उपाध्यक्ष विधायक सीतापुर श्री राम कुमार टोपो जी, माननीय विधायक प्रेमनगर श्री भूलन सिंह मरावी जी, माननीय विधायक सामरी श्रीमती उदयश्री बैकरा। ऐतिहासिक दिवस आज सरगुजा के लिए ऐतिहासिक दिवस पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए 8 दशक की प्रतीक्षा आज पूर्ण होती हुई नागरिक उड्डयन मंत्रालय से विमानन से हमारा अंबिकापुर ये पूरा संपूर्ण उत्तर छत्तीसगढ़ जुड़ने से आग्रह कि राष्ट्रगान के लिए कृपया आप अपने स्थल पे खड़े हो जाएं। अंबिकापुर से बड़ी खबर। बलरामपुर बना अपराधियों का गढ़। दिन दहाड़े एसयूआई के जिलाध्यक्ष के भाई पर नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। देवसरा खुर्द के पास नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। एक गोली हाथ में और एक गोली पेट में लगी। नकाबपोश बदमाश गोली मारकर हुए मौके से फरार। गोलीकांड में घायल का मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में चल रहा इलाज। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गोलीकांड को लेकर दिया बयान। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के देवसरा खुर्द की घटना। ब्रिजेश यादव। बिल्कुल से क्या घटना हुई थी वहाँ पर, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप लोग क्या जानकारी मिली? हमारे चाचा वहीं हमारा गांव है परेवा, वहाँ से ऊपर लगा हुआ एक गांव है देवसरा, जहाँ पे हमारे पापा हमारे चाचा लोग खेती करवाते हैं और अभी टमाटर लगवाए हुए हैं। तो वहाँ से शाम को प्रतिदिन के हिसाब से शाम को वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ही 2 नकाबपोश बाइक में बैठे हुए थे और बाइक ख़राब हो गया करके, तो चाचा हमारे रुक गए और जैसे ही रुके हैं उनको कुछ समझ पाते, पहला गोली मारे पेट में और इसके बाद उन्होंने धक्का मारा तो दूसरा गोली चलाए तो हाथ में लगा, तो हाथ का गोली तो पार हो गया था वहीं पे और पेट वाला कंफर्म नहीं हुआ था। अभी सिटी स्कैन के लिए लाए हैं, इसके बाद कंफर्म होगा। क्या लगता है? चाचा का गांव में वैसा कोई दुश्मनी तो है नहीं, वो खेती बाड़ी करते हैं और ऐसा कोई रंजिश किसी से है नहीं। बाकी अब पुलिस अगर पकड़ती है तो पता चलेगा कौन मारा है गोली, या किसी और को टारगेट करके आए होंगे। सर पहुंचे थे आप यहाँ, बताएं क्या हो गया? गोली चलने की बात सुन करके हम लोग सब स्तब्ध थे और जो हमारे मित्र हैं सुक्खू यादव, उनके भाई को नकाबपोशों ने गोली चलाया है। अभी हम लोग तुरंत उदयपुर से आए थे, जहाँ पर परसा केते में जो गांव वालों के बीच और पुलिस के बीच जो झड़प हुआ था, गांव वालों को जो चोटें आई थी, उनसे मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आए। वहीं से हम लोग आए और जैसे आए हैं अभी पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और हम लोग तुरंत यहाँ आए हैं। इस घटना से सब लोग बहुत चिंतित हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के सब चिंतित हैं। कहीं भी गोली चल जा रहा है, कहीं भी घटना हो जा रहा है और जो इस ज़िले के लिए, इस प्रदेश के लिए अच्छी खबर नहीं है। किसी भी प्रदेश के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है और पहला ज़रूरत है कि लोग सुरक्षित रहें। अपराध पर नियंत्रण जरूरी है और एक के बाद एक जो घटना हो रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है। अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को और शासन को विशेष पुलिस अधिकारियों से कुछ बात हुई आपने?
हाँ, उनसे हमने कहा है कि आप के लिए बहुत चैलेंजेबल है, और अगर लोग इसी प्रकार घटना को दे करके अंजाम दे करके और फरार होते रहेंगे तो उनको हौसला बुलंद होगा। इसलिए हुआ था, क्या हुआ था घटना? दादा, कभी भी सीएम के एक दिन पूर्व आने से संभाग में, कभी भी संभाग में जब सीएम आते हैं कभी ऐसी घटना वारदात होती है, तो क्या लगता है कि यहाँ की देखिए, तो खुला चैलेंज लोग अपराधी लोग कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो शासन प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं, और इस पे अंकुश लगाना जरूरी है। घटना किसके साथ हुआ, क्या हुआ है, बता देंगे पूरा घटना? शंकरगढ़ में हमारे जो मित्र हैं सुखू यादव, उनके भाई के साथ हुआ है, और हम भी अभी तुरंत ही पहुंचे हैं देखने के लिए। यहाँ पर सिटी स्कैन करने के लिए लाए थे, सिटी स्कैन करा करके भी ले गए हैं। हम नहीं पता कर रहे थे कि कहीं गोली फंसा तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर है कि गोली निकल गई है, फंसी नहीं है। ऐसा मेडिकल स्टाफ को बताना है, तो सुकून भरा खबर है कि अगर बीच में फंसे रहना वो ज़्यादा चिंता का विषय था। दादा, सूरजपुर में भी सीएम जब आए थे तभी ये एक वारदात हुई थी। अब इससे पहले बलरामपुर में भी जब सीएम के आने से पहले एक दिन पहले लूट की बड़ी वारदात हुई थी। अब सीएम के सरगुजा संभाग में ही अंबिकापुर में जो उड़ान योजना के तहत उड़ान उद्घाटन है, और आज एक बड़ी वारदात, क्या कहेंगे? सुरक्षा को लेकर के सबकी चिंता बढ़ी है, और पुलिस के प्रति जिस प्रकार से अपराधियों का हौसला बढ़ा है, डर बिल्कुल नहीं है। अपराधियों का पुलिस के प्रति खौफ रहना चाहिए, और कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त रहना चाहिए। आम नागरिकों को लगे कि शासन और प्रशासन है, और हमारी सुरक्षा की जवाबदारी उनके ऊपर है, निश्चिंत होकर के कहीं भी लोग आ जा सकें। गृह मंत्रालय अपना कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि सीएम मुख्यमंत्री हैं, वो जब भी इस संभाग में आ रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो जा रही हैं, इस पर चिंता का विषय है, इसमें नियंत्रण जरूरी है।